ओके, सो वेलकम टू द टेक पाइल। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो बना के दिया हुआ था जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेसेस पढ़ाए थे पहले ही। बेसिक टर्मिनोलॉजीज का मतलब कि जो डेटाबेस में आमतौर पे हर जगह ही कुछ वर्ड्स आपको नॉर्मली सुनने को मिलेंगे, वो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद आप ये वीडियो देखें, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। द सेकेंड थिंग कि टेलीग्राम लिंक आप सबको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप वो चैनल ज्वाइन करें और वहाँ एक्टिव रहें। आपको वहाँ पे भी जितनी भी वीडियोस बनती रहेंगी, जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो मिलते रहेंगे। साथ ही आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो भी आपको हमेशा नोटिफिकेशंस के लिंक्स जो होंगे, नोटिफिकेशंस वो मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, जो डिप्लोमा के सेकेंड सेमेस्टर के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड डेटा मॉडलिंग। इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा जिसमें फर्स्ट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट, डेटाबेस का क्या होता है। मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इससे प्रीवियस वीडियो में भी दिया था। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स। ये दो टॉपिक्स अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो इस वीडियो में हम इस पूरे फर्स्ट चैप्टर का एक ओवरव्यू देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे एंड आपको बेहतर तरीके से समझ भी आएगा। तो अब देखें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डेटाबेस का वो क्या है कि जैसा मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कोई भी वेबसाइट बनाते हैं या कोई भी डेटा से कोई भी वैल्यू इनपुट कराते हैं, कोई भी वैल्यू हम किससे इनपुट कराते हैं, कोई भी वैल्यू हम जब डेटा यूज़र से इनपुट कराते हैं, जैसे मैं techpile.in वेबसाइट की अगर बात करूं तो कोई भी वैल्यू जब हम कोई भी वैल्यू जब हम यूज़र से इनपुट कराते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं, जैसे हम देखते हैं कि हम बहुत सारे फॉर्म्स भरते हैं। अभी आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे क्योंकि आपका जो बोर्ड है वो आपका डेटा पहले लेगा, तभी उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट दिखाएगा। आपका ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आप सब लोग जानते हैं। वो किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो वो समझ जाएगा ये बातें कि पहले हमारे यूज़र को देना होता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, ताकि उसी डेटा के हिसाब से आगे प्रोसेसिंग हो सके। और जो डेटा हम प्रोवाइड करते हैं वो बीच में कहीं स्टोर किया जाता है, कहीं रखा जाता है, ताकि जब भी आगे कहीं उस डेटा की ज़रूरत हो हमें तुरंत ही वो मिल सके, वो प्रोवाइड हो सके, वो हमें जो है एक्सेस करने के लिए प्रेजेंट रहे। फर्स्ट जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है कि टू स्टोर डेटा, किसी भी तरीके के डेटा को हमें स्टोर करने के लिए वी नीड डेटाबेस, वी नीड डीबीएमएस। ये क्या है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। आप ऐसे मान सकते हैं कि ये क्या है, डीबीएमएस क्या है? ये सॉफ्टवेयर है जो जहाँ पे आपको डेटा को रखने का एक स्टोरेज मिल पाता है। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है कि इसका क्या फ़ायदा है। अब आप बोलें इसका यूज़ कहाँ पे है? इसका यूज़ हर जगह है। आप सपोज करिए कि आपके पास एक छोटी सी दुकान है, उस शॉप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, कोई जो आपके कस्टमर्स हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं। कुछ लोग सपोज करिए कि उधार लगा के चले गए, आप कहीं उसको नोट करेंगे कि भाई इनका नाम ये है, इनका एड्रेस ये है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर ये है और इन्होंने इतना रुपया हमारे प्रोडक्ट्स हमारे इतने रुपए का खरीदा था और साथ ही साथ इस डेट पे खरीदा था, अभी वो बाकी है। साथ साथ अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लीजिए कि कोई सामान आप बेच रहा है, आप उसका भी एक लिस्ट बनाएंगे कि भाई ये सामान हमने इनको इतने रुपए में बेचा, फिर इस दिन पे बेचा, फिर इसी दिन पे हमने ये सामान इनको बेचा। ये पूरा एक डेटाबेस होता है जो कि आप कैसे नॉर्मल फाइल के हिसाब से भी बना सकते हैं। डेटाबेस स्टोर कैसे कर सकते हैं? फाइल में स्टोर कर सकते हैं, किसी एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मैनुअल तरीके। साथ ही एक ये भी तरीका है कि आप एक ट्रेडिशनल जैसा कि आप एक डीबीएमएस बना लीजिए, एक ये भी तरीका है। अब इन सब में अच्छा कौन सा है? तो हम कह रहे हैं कि डीबीएमएस वाला ज़्यादा अच्छा है। डीबीएमएस का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको इस डेटाबेस को अच्छे तरीके से यूज़ करने की सुविधाएं देंगी। जैसे मैं आपको एक डेटाबेस दिखाऊं, जैसे टेकपाइल का ये एक डेटाबेस है। डेटाबेस मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि डेटाबेस
के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं, उन्हीं टेबल्स में डेटा रखे जाते हैं और वो टेबल हमेशा कैसा होता है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में होता है। ये सारे क्या है, टपल्स हैं, रोज हैं। और ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या है, जैसे ये REGID, यू नेम, इनरोलमेंट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब क्या है, ये सारे फील्ड्स हैं, ये कॉलम्स हैं। तो 2 डायमेंशन फॉर्मेट में, रो और कॉलम के फॉर्मेट में जो डेटा अरेंज किया जाता है वही क्या है, वो डेटाबेस का टेबल है। यहीं पे हमारा डेटा रखा जाता है। अब आप बोलोगे कि ये डेटा कहाँ से आया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि टेकफाइल की वेबसाइट पे आप आएंगे, हमने आपको, क्योंकि आप एक यूजर हैं, मैं बोलूंगी कि भाई देखिए, आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन टेकफाइल में हो जाए, ताकि टेकफाइल के एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिन को आपका नाम, पता, कॉलेज नेम, कोर्स नेम, ये सब पता चल जाए, ताकि जब भी उनको जरूरत हो आपसे कांटेक्ट कर सकें। और इसके लिए आपको एक कोड लिखने की जरूरत है। कौन सा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज दिस। आप लोग गलत कर दोगे और हो सकता है किसी को इंसर्ट की स्पेलिंग ही ना पता हो, वो और गलत कर देगा। तो यहाँ पे हम अपने यूजर्स को, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम अपने यूजर्स को एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। आप शब्दों को समझिएगा, एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। वो इंटरफेस में हम उनको ये नहीं कहते कि आप कोड लिखिए, हम उन्हें कोई ऐसी आसान सी चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं जिसके थ्रू वो समझ सके चीज़ों को और अपने डेटा को हमारे तक पहुंचा सके। फेसबुक हम सब लोग यूज़ करते हैं, हम सब अपना वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक नॉर्मल आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको कोई सॉफ्टवेयर, कोई लैंग्वेजेस का नॉलेज नहीं है, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें हमारे हिसाब से लिखी गई हैं, हमारे समझने लायक लिखी गई हैं। कोई भी पढ़ेगा नेम ऑफ स्टूडेंट, ओके यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, मैंने लिख दिया दिव्या राय। मोबाइल नंबर, ओके यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, पूरा कोर्स, पूरा ये फॉर्म हमने भरा और हमने सबमिट कर दिया। लेकिन आपने तो सबमिट किया, लेकिन क्या हम इसको स्टोर कैसे करेंगे, हम इसको कैसे रखेंगे सर्वर पे, हम इसको कैसे स्टोर करेंगे, हम इस तरीके से टेबल के फॉर्मेट में उस चीज को स्टोर करेंगे। ये हमारे पहले स्टूडेंट का डेटा है जिसका नाम है प्राची पांडे, कॉन्टेक्ट नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है, फादर्स नेम अभी इन्होंने नहीं डाला, कॉलेज नेम अभी इन्होंने नहीं डाला हुआ है, कोर्स डाला है डिप्लोमा CS फर्स्ट ईयर, जैसे इन्होंने डाला है बीटेक CS, टोटल फीस अभी नहीं है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स, इतने सारे रिकॉर्ड्स हमने इस यूजर के यहाँ पे इकट्ठा करके रखे हैं, ठीक है। और क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों हम स्टोर करके रख रहे हैं, ताकि आगे हम इसी डेटा के हिसाब से प्रोसेसिंग कर सकें। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट डेटाबेस का क्या है। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम डेटा को अपने पास टेबल के फॉर्मेट में इकट्ठा करके रखते हैं, और वो टेबल्स हमेशा किसके अंदर होते हैं, डेटाबेसेस के अंदर होते हैं। एक टेबल का मैंने आपको दिखाया भी, स्ट्रक्चर भी दिखाया किस तरीके से डेटाबेस में टेबल रखा जाता है। और अगर मैं आपको डेटाबेस और टेबल्स दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा टेबल है, ये हमारा डेटाबेस है, host_DB ये हमारा डेटाबेस है। और इसके अंदर ये देखेंगे आप, टेबल्स नाम का मेन्यू आपको दिख रहा होगा, ये इतने सारे टेबल्स हमने बनाए हुए हैं। इसमें हम स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए रिव्यूज को रखते हैं, इसमें हम हर स्टूडेंट का अटेंडेंस रखते हैं, या हम कैटेगरीज, बहुत सारे हम कैटेगरीज में काम करते हैं, जैसे .NET पढ़ाया, पाइथन पढ़ाया, PHP पढ़ा रहे हैं, एंगुलर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो ये कैटेगरीज हो गई। इंक्वायरी फॉर्म, किसी ने हमसे इंक्वायरी किया, किसी ने हमारे तक कोई मैसेज भेजा, उसको हम हर तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए, हर तरीके के कलेक्शन के इंफॉर्मेशन के लिए हमने अलग अलग टेबल्स बनाया है। उसी टेबल में अपने डेटा को क्या करेंगे, रखेंगे। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आगे आपको व्यूज, लेबल्स, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। अब मैं आपको बोर्ड के थ्रू ये बताने वाली हूँ, मैं आपको लिख के थ्योरेटिकल पार्ट में ये बताने वाली हूँ कि क्या एडवांटेज है, और बाकी सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ओके, जैसा मैंने बताया कि एक आप मैनुअल फाइल में डेटा को स्टोर कर रहे हैं, कोई एक्सेल बना के, कोई ऐसी फाइल बना के आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, और दूसरा तरीका है कि आप DBMS सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एक लॉजिकल वे में अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, क्या फ़ायदा है जिससे हम कह रहे हैं कि नहीं भाई आप एक सॉफ्टवेयर बनाइए, उसमें DBMS सॉफ्टवेयर का यूज़ करिए, वहाँ डेटा रखिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो हम ऐसा क्यों कह पा रहे, क्या एडवांटेजेस हैं उसके। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एडवांटेज ऑफ DBMS।
ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या एडवांटेजेस हैं DBMS के नॉर्मल फाइल के अपेक्षा? तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमने लिखा है वो लिखा है नो रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी। जैसे आप नॉर्मलाइजेशन पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे तो आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा कि रिडंडेंसी को ख़त्म करता है या रिडंडेंसी हटाने के लिए चीज़ें की। इसका क्या मतलब है? रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट डेटा। डुप्लीकेट डेटा का क्या मतलब है कि अगर आप नॉर्मल एक एक्सेल की फाइल आपने बनाया जहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, टेबल के फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए इसमें हजारों डेटा हैं। अब पहले कहीं एक डेटा, कोई भी मान लीजिए कि स्टूडेंट का डेटा जैसे नेम दिव्या, कोर्स नेम बीटेक, ये ऐसे ऐड कर दिया गया है। फिर कोई दूसरा इनपुट अगर सेम डेटा के साथ हो रहा है, फिर से कोई नेम में दिव्या और कॉलेज में ये और सेम चीज़ें इनपुट कर रहा है, तो एक्सेल फाइल आपको ये नहीं बता सकता कि भाई देखिए ऐसा डेटा आप पहले स्टोर कर चुके हैं, दोबारा स्टोर मत करिए, अदरवाइज सर्चिंग में या एक्सेस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन डेटाबेस में DBMS में ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं, ऐसे बहुत सारे वैलिडेशन है, जो सिक्योरिटीज़ हैं, जिसके थ्रू जैसे प्राइमरी की और ये सारी चीज़ें आपने ये कॉन्स्टेंट्स पढ़े होंगे, आगे भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, जिससे कि डुप्लीकेट डेटा को एंट्री होने से आप रोक सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप DBMS का यूज़ करते हैं तो रिडंडेंसी नहीं आएगी। नेक्स्ट है डेटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब देखिए क्या होता है? कंसिस्टेंसी एक डेटाबेस की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड प्रॉपर्टी है ये, किसका? DBMS का प्रॉपर्टी। आपको ये सुनने को मिलेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगहों पे पूछा भी जाता है। इसमें A का मतलब होता है एटॉमिसिटी, एटॉमिक। C का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, I का मतलब होता है इंटीग्रिटी और D का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। तो ये चार चीज़ें हैं। हो सकता है मैं इस पे आपको आगे कभी एक वीडियो बनाऊंगी और ये चारों टॉपिक्स का मतलब समझाऊंगी। अभी हमें इसमें से क्या पढ़ना है? ये वाला पढ़ना है, C कंसिस्टेंसी। इसमें भी आता है कि डेटाबेस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कौन सी? कंसिस्टेंसी। डेटाबेस कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब आप समझेंगे? देखिए मान लीजिए आपने एक ट्रांजैक्शन किया, आपने दो अकाउंट्स के डिटेल्स रखे हुए थे कहीं स्टोर करके, आपके ये है अकाउंट नंबर फर्स्ट, ये है अकाउंट नंबर सेकेंड। अब अकाउंट नंबर फर्स्ट में थे 3000 रुपीज़, अकाउंट नंबर सेकेंड में थी 1000 रुपीज़। आपने क्या किया? यहाँ से 1000 रुपीज़ आपने ट्रांसफ़र किए, एक डेटाबेस में ट्रांजैक्शन किया। मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन 1 है जिसमें आपने 1000 रुपीज़ इस वाले अकाउंट से माइनस किया। अब अगर आपने माइनस किया और क्या हुआ कि इस वाले अकाउंट में ट्रांसफर होना था, मतलब यहाँ प्लस होना चाहिए था 1000 रुपीज़ सेम टाइम पे, लेकिन आपने जब चेक किया आफ्टर ट्रांजैक्शन तो इस अकाउंट में आपको वैल्यू जो मिली वो कितनी मिली? 2000 रुपीज़, और यहाँ पे अभी भी मिला 1000 रुपीज़। हो सकता है सिस्टम क्रैश हो गया या बीच में कोई दिक्कत हो गई, सिस्टम बंद हो गया, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, नेटवर्क ख़त्म हो गया जिसकी वजह से हमारा ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे डेटा, यहाँ पे अगर ये हुआ तो यहाँ पे आपका डेटा क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गया। यहाँ डेटा क्या हो गया? इनकंसिस्टेंस हो गया। इसका क्या मतलब है कि बिफोर ट्रांजैक्शन हमारे टोटल अकाउंट में पैसे कितने थे? 4000 रुपीज़। आफ्टर ट्रांजैक्शन कितना हो गया? 3000 रुपीज़। मतलब डेटा की कंसिस्टेंसी खत्म हो गई, डेटा आपका करेक्ट नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ 2000 रुपीज़ हुए और यहाँ पे कितने हुए? 1000 प्लस 1000 2000 रुपीज़ हुए, इसका मतलब है कि डेटा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब आप समझ सकते हो, करेक्ट। कंसिस्टेंट दैट मीन्स करेक्टनेस ऑफ डेटा। कंसिस्टेंस का मतलब हम क्या समझते हैं? करेक्टनेस ऑफ डेटा। तो आपसे इन सारी चीज़ों पे एक छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि कंसिस्टेंट से आप क्या समझते हैं। एसिड प्रॉपर्टी में C का मतलब क्या होता है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या कि बिफोर द ट्रांजैक्शन, आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेटा शुड बी सेम। ओके, अगर एक जगह से माइनस हुआ दूसरी जगह पे प्लस भी हो जाए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि अगर आपका डेटा हमेशा क्या है? बराबर फ्लो में चल रहा है, सही ट्रांजैक्शंस को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स योर डेटाबेस इज कंसिस्टेंट। और ये एक डेटाबेस की प्रॉपर्टी है कि डेटा करेक्ट होना चाहिए।
अगर आप DBMS का यूज़ करते हैं तो डेटा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी। अब एक्सेल की फाइल हो सकता है कभी क्रैश हो जाए, कभी डिलीट हो जाए, कभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वहीं अगर आप एक DBMS का यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी, आपके इस जो सिलेबस है आपका, इस सिलेबस में भी पूरा एक चैप्टर डेटा सिक्योरिटी का पढ़ने को मिलेगा। तो ये डेटा सिक्योरिटी बताता है कि हाउ यू कैन सिक्योर योर डेटा, कैसे आप डेटा को अनऑथराइज्ड यूजर्स के एक्सेस से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब होता है टू सेव डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस। जिस यूज़र को हम नहीं जानते वो यूज़र हमारे डेटाबेस में से वैल्यू नहीं निकाल सकता, हमारे डेटाबेस में वैल्यू को इनपुट नहीं करा सकता। ये सब क्या है, डेटाबेस की प्रॉपर्टी है। अगर आप DBMS का यूज़ करेंगे आपको ये चीज़ें फ़ायदे मिलेंगे, ये एडवांटेजेस मिलेंगे। नेक्स्ट है इजी एक्सेस टू डेटा। अगर आप एक्सेल की फाइल यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको एक टेबल बताती हूँ, हर एक चीज़ का एग्जाम्पल आप एक टेबल से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, यहाँ हमने कुछ डेटाज स्टोर किए हुए हैं। मैंने स्टोर किया सीरियल नंबर, नेम, और हमने स्टोर किया हुआ है, सपोज यहाँ पे हमने स्टोर किया मोबाइल नंबर। हमने लिख दिया सीरियल नंबर 1 2, यहाँ हमने लिख दिया राम, यहाँ हमने लिख दिया सीता। मोबाइल नंबर हमने कुछ ऐसे इनपुट कर दिया, कुछ ऐसे इनपुट कर दिया। ओके, अब अगर हम चाहते हैं कि जिसके मोबाइल नंबर के स्टार्टिंग में 8062 है वो डेटा हम निकाल पाएँ, एक्सेस कर पाएँ, तो एक्सेल में आपको फॉर्मूलाज लगाने में या अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरीके के डेटा को एक्सेस करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन वहीं अगर आप DBMS का यूज़ करते हैं, यहाँ आपको बहुत सारी क्वेरीज मिलेंगी, बहुत सारी SQL की ऐसी क्वेरीज मिलेंगी जिनका यूज़ करके आप आसानी से किसी भी टेबल से किसी भी पार्ट ऑफ डेटा को निकाल सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। इसको हम कहते हैं इजी एक्सेस टू डेटा। टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ डेटा, टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ डेटा फ्रॉम, एनी पार्ट ऑफ डेटा फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत बड़ा डेटाबेस है, उसमें से कोई भी एक छोटा पार्ट निकालना है, जिसका नाम राम है, जिसका कॉलेज नेम XYZ है, उसका डेटा निकालना है। यहाँ आपके पास हजारों क्वेरीज मिलेंगी जिसके थ्रू यू कैन इजिली एक्सेस द डेटा। नेक्स्ट है डेटा रिकवरी। यहाँ बहुत सारे डेटा रिकवरी, बैकअप्स, ये सारी चीज़ें बनाने के बहुत सारी ऐसी आपको टेक्निक्स मिलेंगी DBMS में, जिसके थ्रू इजीली आप अपने डेटाबेस की रिकवरी कर सकते हैं। अगर बाय द वे कभी डेटा डिलीट हो गया, क्रैश हो गया, इजीली आप उसको रिकवर कर सकते हैं, बैकअप्स बना सकते हैं, ऑटोमेटिक बैकअप्स बनवा सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं प्रेजेंट हैं। एक वर्ड आपको और सुनने को मिलेगा, कंकरेंसी। कंकरेंसी, कंकरेंसी का मतलब क्या होता है? डेटा कंकरेंसी, कंकरेंसी का मतलब होता है मेनी ट्रांजैक्शंस, मेनी ट्रांजैक्शंस एट वन टाइम, मेनी ट्रांजैक्शंस एट वन टाइम, एट वन टाइम। हम कहते हैं कि देखो भाई, हमारी ये वेबसाइट है जिसपे क्या है, एक फॉर्म बना हुआ है और उस फॉर्म के थ्रू बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लाइक एक गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है, उसके थ्रू आज कोई फॉर्म भरा जाना है, एक साथ हजारों स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी अपनी फीस पेमेंट करेंगे। सो विदाउट इंटरप्टिंग एनदर ट्रांजेक्शन, बिना किसी दूसरे के ट्रांजेक्शन में कोई भी दखलंदाजी किए आप अपने ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट, कंकरेंसी। जब एक साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को एक्सेस होने का सुविधा आपका DBMS देता है। तो ये जो है कुछ क्या है, डेटाबेस की स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो कि कहती हैं कि भाई DBMS को यूज करिए, ये आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? देखिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक फॉर्म भरा, आप कई जगहों पे फॉर्म भरते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपको एक फॉर्म दिख रहा है, या आपको एक फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे आपको अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस, जैसे टेक्स्ट बॉक्स आपने देखे होंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन्स एंड कहीं कहीं पे आपने रेडियो बटन्स देखे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होती हैं, मिलती हैं, बटन्स मिलते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेव नाउ,
सेव नाउ। ये बटन्स है जहाँ पे लिखा हुआ है मेल, यहाँ लिखा हुआ है आपका फीमेल। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन, लिखा हुआ है आपका मोबाइल नंबर, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका नेम। अब आपको यहाँ टाइप करना है, आपको यहाँ टाइप करना है, इंटर योर नेम, इंटर मोबाइल नंबर, योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, योर जेंडर, सेव नाउ। ये एक फॉर्म है, ये एक क्या है, ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। मान लीजिए आप, ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ओके, आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, आप बीइंग अ यूज़र, मैंने कल भी आपको समझाया था कि वी आर अ इंड यूज़र। ये किसको दिख रहा है, ये इंड यूज़र को दिख रहा है। ये फॉर्म किसको दिख रहा है, इंड यूज़र को दिख रहा है। इंड यूज़र कौन है, जो कि वेबसाइट, सॉफ्टवेयर जो कि सर्वर पे डाली गई हैं उसको यूज़ करता है। जैसे techpile.in हमारी वेबसाइट है techpile.in, इसको आप कहीं से भी अपने घर से, अपने फ़ोन से, अपने सिस्टम से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज़, यू आर द इंड यूज़र फॉर द टेकपाइल। ओके, सो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है, आपने इसको फिल किया और आपने सेव नाउ पे क्लिक कर दिया। अब मैं कहूँगी कि जैसे ही आपने ये सेव नाउ पे क्लिक किया तो मैं कह रही हूँ कि देखिए भाई, एक डेटाबेस बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक डेटाबेस बना हुआ है जिसमें ये सारी आपके रिकॉर्ड्स जाके स्टोर हो गए, जिससे कि यूज़र को पता चल गया कि अच्छा एक और रजिस्ट्रेशन हमारे पास आया हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये डेटा कहाँ जाके सेव हुआ, जहाँ सेव हुआ वैसे वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, वहाँ कैसे डेटा को स्टोर किया गया है, कितना स्पेस लिया है, आपको पता है? आपको नहीं पता है। आप फेसबुक यूज़ करते हो, फेसबुक पे क्या होता है, आप सब लोग सबसे फर्स्ट आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करते ही आपका डेटा, हम कह रहे हैं कि फेसबुक के पास जाके स्टोर हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे फेसबुक ने आपके डेटा को स्टोर किया है? आप IRCTC की वेबसाइट पे आप क्या करते हो, अपना रेलवे रिजर्वेशन करते हो, अपना रिजर्वेशन करते हो, वहाँ पे भी आपके डेटा को स्टोर करते हैं। क्या आपको पता है कि जो है कैसे डेटा स्टोर किया गया? आप कौन है? यू आर द इंड यूजर्स। सो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब होता क्या है कि जब भी आप कहीं पे भी अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे आपने कहीं सुना होगा कि भाई यहाँ रजिस्ट्रेशन मत करो, आपके डेटा को मिसयूज़ करेंगे, है ना, आप लोगों ने यही सुना होगा। तो यहाँ पे क्या हम कह रहे हैं कि आपके डेटा तो हर जगह स्टोर होता है, जहाँ जहाँ आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ स्टोर होता है, बट समटाइम्स हमारा डेटा मिसयूज़ होता है, हम रजिस्ट्रेशन करने से बचते हैं। तो जहाँ जहाँ आप अपने डेटा फिल करते हैं वहाँ वो आपके डेटा को स्टोर करते हैं, कहाँ? विद इन डेटाबेस। बट द कॉन्सेप्ट इज, बट जो इंड यूजर है उसको डेटाबेस का स्ट्रक्चर, लोकेशन, ड्राइव, स्टोरेज कुछ नहीं पता। ओके, तो ये जो है क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? क्योंकि ये जानने की ज़रूरत भी नहीं है ना। हम कार चलाते हैं, हमको पता है बस कि हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट गियर लगाएंगे हमारी गाड़ी ऐसे मूव होगी, हम सेकंड गियर लगाएंगे हमारी गाड़ी ऐसे मूव होगी। क्या हमें पता है कि हमने जब गियर लगाया तो क्या हुआ, इंटरनल प्रोसेस क्या हुआ, कैसे हमारे मोटर्स ने काम किया, कैसे हमारी गाड़ी स्लो हो गई? नहीं, क्योंकि ये हमारे जानने लायक नहीं है। हम इतना क्यों पढ़ें, हम इतना क्यों जाने? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। आप जावा पढ़ेंगे वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा अब्स्ट्रैक्शन, लेकिन दिस इज द डेटा अब्स्ट्रैक्शन। ये क्या कहता है? टू हाइड, यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल पार्ट बताया, आपको लिखना हो आप जरूर लिखिएगा। टू हाइड इनरिलेवेंट डेटा irrelevant data from user. ओके, डेटा जो हमारा डेटा है जहाँ पे स्टोर हो रहा है, जहाँ पे उसका जो डेटाबेस का जो लोकेशन है, डेटाबेस का जो स्टोरेज है, डेटाबेस स्टोरेज है, जो इसकी डिस्क है, ड्राइव है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन वो बिना यूज़र को बताए, बिना यूज़र को दिखाए क्या करना? डेटा को एक्सेस करना, डेटा को फ्लो करना। दिस इज द डेटा अब्स्ट्रैक्शन। टू हाइड इनरिलेवेंट डेटा फ्रॉम द यूजर। डेटा यूजर को बस उतनी ही चीज़ें दिखाओ जितना उसको ज़रूरत है, जितने से वो उसका कॉन्सेप्ट समझ सके। दिस इज द डेटा अब्स्ट्रैक्शन। अब डेटा अब्स्ट्रैक्शन में ये हमने एक फिगर बनाया, ये तो अलग कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने बताया। ये आपको एक फिगर देखने को मिलेगा, ये मैं इसको रब करती हूँ। ओके, अब
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक फिगर बनाया है। ये क्या है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपने सुना होगा 3 लेवल स्कीमा ऑफ डेटाबेस, आपने सुना होगा, आपके चैप्टर में ही मिलेगा 3 लेवल व्यू ऑफ डेटाबेस, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं आपको टॉपिक्स बताऊं तो आपको मिलेगा 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, ओके, एंड 3 व्यूज़ ऑफ डेटा। तो ये जो 3 व्यूज़ है, 3 लेवल आर्किटेक्चर तो अलग चीज़ हो गई, ये 3 लेवल स्कीमा है, वो सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं। ये क्या है, ये है 3 लेवल व्यूज़ ऑफ डेटा अब्स्ट्रैक्शन। अब हम कह रहे हैं अगर आपसे कि देखिए भाई, हमने आपको फॉर्म दिखाया जो कि आपके समझने लायक चीज़ है, आप उसमें डेटा इनपुट करिए, हम उसको आगे हमें कैसे एक्सेस करना है वो डेवलपर्स का काम है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है बस रजिस्ट्रेशन करना। आगे आप क्या कर पाएंगे, आप ऐसे प्रॉपर डेटा को देख पाएंगे, आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे, आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा। इंटरफेस का मतलब जो कि सबको समझ में आता हो। जैसे फेसबुक एक लाइक का बटन बना हुआ है, आपने बस उस लाइक पे क्लिक कर दिया, सबको पता है कि इस पर हम क्लिक कर देंगे हमारा एक लाइक इस फोटो पे पहुंच जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आपने जब लाइक किया तो बैकग्राउंड में कैसे काम हुआ, वो कहीं ना कहीं जाके सेव हुआ होगा, पहले से जितनी लाइक्स होंगी उसमें +1 हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें 3 लेबल्स आते हैं, 3 अलग अलग तरीके के यूजर्स है जो कि इसको देख सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल स्कीमा। पहला है कौन सा, पहला है एक्सटर्नल स्कीमा, जिसको हम कहते हैं व्यू लेबल। जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं व्यू लेबल। नेक्स्ट है एक कंसेप्चुअल स्कीमा, इसको हम कहते हैं लॉजिकल लेबल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लॉजिकल लेबल। और एक है इंटरनल स्कीमा जिसको हम कहते हैं फिजिकल लेबल। दिस इज द 3 लेबल व्यूज ऑफ डेटाबेस। ये है क्या, एक्सटर्नल स्कीमा क्या है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या है, फिजिकल स्कीमा क्या है, वो थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए क्या होता है स्कीमा। कल भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। मैंने बताया था कि जब हम कोई टेबल बनाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, तो सबसे पहले हम उसका स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा का मतलब होता है पहला, आप उसको समझ सकते हो, पहला रो। इसमें हम उसका स्ट्रक्चर बताते हैं कि मेरा ये टेबल कौन कौन सी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। हमने कहा भाई सीरियल नंबर और नेम, तो इसका मतलब अब इसमें जितने रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे 10,000 20,000 मेनी रिकॉर्ड्स यू कैन स्टोर, बट सारे रिकॉर्ड्स का क्या होगा, सिर्फ सीरियल नंबर होगा और नेम होगा। तो यहाँ पे ये इसका स्कीमा है। ये क्या है, ये नीचे तो जब रिकॉर्ड्स आ जाएंगे तो रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, ये इसका बस स्कीमा है। अब देखिए, एक हम कह रहे हैं व्यू लेवल, एक हम कह रहे हैं लॉजिकल लेवल, एक हम कह रहे हैं फिजिकल लेवल। अब ये क्या है, व्यू लेवल का मतलब आप समझिएगा। व्यू लेवल का मतलब होता है वेरियस व्यूज टू द यूजर्स। सो वेरियस व्यू टू द यूजर्स का क्या मतलब है, देखिए वेरियस व्यू टू द यूजर्स का मतलब है, मान लीजिए आपने एक SSC का फॉर्म भरा। जब आपने फॉर्म भरा तो आपने बहुत सारे डेटा एक साथ उस फॉर्म में सबमिट किए। जैसे आपने सबमिट किया, मान लीजिए आपने नेम सबमिट किया, मान लीजिए आपने अपने फादर्स का नाम सबमिट किया, आपने अपना कोर्स सबमिट किया, आपने डेट ऑफ बर्थ सबमिट किया। ये 4 रिकॉर्ड्स आपने सबमिट किया, ठीक है। ये 4 रिकॉर्ड्स हैं आपके जो आपने किसी फॉर्म के थ्रू भर के किसी वेबसाइट पे दे दिया। अब आप देखोगे तो क्या होगा, देखिए इसको स्टोर करने के लिए जो डेटा आप सबमिट कर रहे हैं किसी वेबसाइट के थ्रू, उसको स्टोर करने के लिए जो यूज़र है, जो डेवलपर है जिसने उस वेबसाइट को बनाया है, उसने एक टेबल का स्कीमा बनाया होगा, उसने एक पूरा टेबल बनाया होगा। अब आप समझ सकते हैं, एक टेबल बनाया होगा जिसमें उसने आपके हर डेटा को स्टोर करने के लिए अपने उस टेबल में कॉलम्स बनाए होंगे, फील्ड्स बनाए होंगे। जैसे फादर्स नेम को स्टोर करने के लिए बनाया होगा, कोर्स को स्टोर करने के लिए बनाया होगा, डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करने के लिए बनाया होगा। दिस इज द स्कीमा ऑफ टेबल।
बट जब वो आपको देखिए, हम टेबल में वैल्यूज़ को स्टोर क्यों करवा रहे हैं? जैसे हमने बोला कि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आप क्यों करेंगे? क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इससे फ़ायदा है, मैं इस वेबसाइट के थ्रू आगे कुछ कर सकता हूँ, कुछ टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे आप टेकपाइल की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन क्यों करेंगे? क्योंकि आपको टेकपाइल से ट्रेनिंग करनी है। अब आपको हमने बोला कि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, हम आपको एक पैनल देंगे, एक सॉफ्टवेयर देंगे, वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं, टास्क देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ दिया। तो जब भी हम कोई डेटा किसी वेबसाइट में देते हैं, सेव कराते हैं, उसका एक सिंगल सा हमारा पर्पस यही होता है कि हम उस डेटा को आगे यूज़ करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, उसको उसका काम होना है, उस डेटा पे हमें काम करना है। तो व्यूज़ का मतलब होता है, व्यूज़ का मतलब होता है देखना। आप इस डेटा को वेरियस तरीके से, मतलब कई अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं। मतलब कहीं पे हमने इसी टेबल से डेटा निकाला और हमने बस दो चीज़ें दिखाई। क्या क्या दिखाया? हमने दिखाया नेम और दूसरा हमने दिखाया फादर्स नेम। फादर्स नेम ये हो गया हमारा एक व्यू। ये क्या हो गया? एक व्यू हो गया, व्यू 1, जो कि किस टेबल से आया? इसी स्कीमा से आया। जब आप किसी बड़े टेबल से कुछ छोटे छोटे कलेक्शंस निकाल के कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, दिस इज द वेरियस व्यू। दिस इज द, इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? सब स्कीमा। किस नाम से जानते हैं? सब स्कीमा। अब आप बताइए कितने और व्यूज हो सकते हैं? आप बोलोगे मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे एक आप और व्यू बना लीजिए जिसमें आप सिर्फ दो चीज़ें दिखाइए, नेम और डेट ऑफ बर्थ। और ज़रूरी नहीं है कि ये आपका एक दूसरा व्यू हो गया, व्यू 2। एक जगह पे हमें सिर्फ नाम दिखाने की ज़रूरत है कि इन्होंने, इनका नाम दिखाने की ज़रूरत है, ये हो गया हमारा व्यू 3। और ये सारा व्यू किसको दिख रहा है? ये यूज़र्स को दिख रहा है। यूज़र अपने डेटा को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से देखता है। जैसे आप फेसबुक में देखेंगे, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने बहुत सारी चीज़ें डाली, बट जब आप देखेंगे कि कोई भी आपका रिकॉर्ड देखता है, उसको बस आपका नाम दिखता है, हो गया। कहीं पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ दिखता है, ये अलग व्यू हो गया। तो डेटाबेस में एक टेबल में हो सकता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर किए गए, बट यूजर्स को हम अलग अलग तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डेटा को दिखाते हैं। दिस इज द सब स्कीमा। दिस इज द एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? ये कौन यूज कर रहा है? ये यूज कर रहा है क्लाइंट। ये कौन यूज कर रहा है? ये कर रहा है यूजर, जो कि एकदम लास्ट वाला, ये इसको हम कहते हैं फर्स्ट लेवल। इसको एक और नाम से जानते हैं हाई लेवल डेटा। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। देखिए मैंने आपको एक चीज़ में कितनी सारी चीज़ें बताई। मैंने बताया डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है वो क्या आता है कि यूज़र आपके डेटाबेस में स्टोर की गई वैल्यूज़ को कई अलग अलग तरीके से देख सकता है, जो कि कहाँ से आएगा? एक सिंगल डेटाबेस से आएगा। इसी व्यू को, ये एक्सटर्नल स्कीमा 1। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, बाहर जो चीज़ें दिख रही हैं, यूज़र को जो दिख रहा है वो अलग अलग तरीक़ा से, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे तरीके से वो आपके डेटाबेस में स्टोर की गई वैल्यू को देख सकता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं व्यू लेवल, जो देखा जा रहा है। कौन देख रहा है? क्लाइंट या यूज़र देख रहा है। इसको एक और नाम से जानते हैं हाई लेवल डेटा। ठीक है, तो ये किसके लिए बना है? यूजर के लिए बना है। किसी वेबसाइट के यूजर यहाँ पे हैं। ठीक, समझ में आया होगा आपको। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, इसको एक और नाम से जानते हैं लॉजिकल लेवल। इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? लॉजिकल लेवल। यहाँ पे कौन काम करता है? यहाँ पे कौन काम करता है? यहाँ काम करते हैं डेवलपर्स। यहाँ कौन काम करता है? यहाँ काम करते हैं डेवलपर्स। कॉन्सेप्चुअल, इसको पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा ना, जहां डेटाबेस का कॉन्सेप्ट बनाया जाता है कि डेटाबेस कैसा होगा, डेटाबेस कैसा होगा। इसका मतलब है स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स ऑफ डेटाबेस यहाँ तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? डेवलपर्स के द्वारा। यहाँ तो क्या है? बस व्यू दिख रहा है, वेरियस व्यू टू द यूजर्स यहाँ दिखाए जाते हैं। यहाँ क्या किया जाता है? स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप तैयार किया जाता है। जैसे आपने ईआर डायग्राम का नाम सुना होगा, वो यहीं आता है।
ER डायग्राम किस लेवल पे आता है, इस लेवल पे आता है। यहाँ पे जो डेवलपर्स होते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा मुझे टेबल में डेटा को स्टोर करना है, नेम, फादर नेम, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करना है, तो मैं कैसे बनाऊँ, टेबल कैसे बनाऊं, उसमें कौन कौन सी फील्ड्स रखूं, उसमें हर फील्ड का क्या हम डेटा टाइप क्या दें, और बहुत सारी चीज़ें। साथ ही अब मान लीजिए कि एक और दूसरा टेबल बनाना है, जैसे ये एक टेबल हो गया किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ये यहाँ पे एक और टेबल हो गया आपका, मान लीजिए आपका एक और टेबल हो गया, कौन सा, एक और टेबल हो गया आपका कोर्स, कोर्स नाम का एक और टेबल हो गया जिसमें हमने कोर्सेज के नाम स्टोर किए। तो अब ये कोर्स का नाम हमने बस स्टोर किया, ये एक दूसरा टेबल है, ये है टेबल 2, ये है टेबल 1। अब ये टेबल 1 और टेबल 2 क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? हाँ, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? स्टूडेंट ही तो कोर्स पढ़ेगा। तो यहाँ पे जो दो टेबल्स हैं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये भी कौन डिसाइड करेगा? ये डेवलपर्स डिसाइड करेंगे कि एक डेटाबेस में 10 टेबल्स होंगे, 10 टेबल्स एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े होंगे, इन टेबल्स में ये रिकॉर्ड स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या तैयार करते हैं? यहाँ हम तैयार करते हैं स्ट्रक्चर, किसका? डेटाबेस में जो वैल्यूज स्टोर की जाती हैं उसकी। और यहाँ पे कौन काम करता है? यहाँ पे काम करता है कौन? डेवलपर्स। आपके जो यूजर्स हैं वो यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। ठीक है। अब एक है आपका फिजिकल स्कीमा, एक है क्या? फिजिकल। आप इसको नाम से ही समझ सकते हैं, फिजिकल। फिजिकली वो रखा कहाँ गया? देखिए क्या होता है कि जब हम लोग डेटाबेस देखते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक छोटा सा डेटाबेस का आपको दिखाया हुआ था, टेबल दिखाया था, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये दिखाया था। तो होता क्या है कि जब हम टेबल्स जब हम देखते हैं, हम मान लीजिए एक डेवलपर हैं, हमने एक टेबल बनाया, वो टेबल तो हमें रो और कॉलम के फॉर्मेट में ऐसे दिख रहा है, लेकिन क्या ये रो और कॉलम के फॉर्मेट में ही स्टोर किया गया है? तो नहीं। एक्चुअली ये स्टोर कहाँ किया गया है? सर्वर पे स्टोर किया गया है। एक्चुअली ये कहाँ स्टोर किया गया है? ये सर्वर पे स्टोर किया गया है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इंटरनल व्यू। एक और नाम से जानते हैं, किसके नाम से? इंटरनल व्यू, इंटरनल लेबल है ये, बिल्कुल नीचे का। एक और नाम से जानते हैं इसको, लो लेबल डेटा। यहाँ तक ये सबसे नीचे है, ये यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। या ये एक्चुअल सर्वर है जहाँ पे डेटा को रखा गया है, जहाँ पे डेटा को रखा गया है। वो डेटा भले ही आपको दिख रहा है टेबल के फॉर्मेट में, लेकिन वो रखा गया है वही जैसे हम डेटा रखते हैं फोल्डर्स, फाइल्स और इनके फॉर्मेट में, और उसका एक डिस्क भी है। जैसे हम लोग कोई फाइल रखते हैं तो आप उसको किसी ड्राइव में, किसी डिस्क में रखते हो, तो वैसे ही आपका डेटाबेस भी कहीं ना कहीं, अब वो कहीं भी हो सकता है, वो किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। जैसे यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, लेकिन वो थोड़ा अलग हो जाएगा। आपने सुना होगा कि ये डेटा, ये सर्वर हमारा हैदराबाद में है, वहाँ से हमारा ये डेटा स्टोर, लेकिन हमें नहीं पता। बस हमने सर्वर खरीदा, हमने वहाँ अपने डेटाबेस को डाल दिया। अब हमें ये पता है कि कहीं से भी हमारे स्टूडेंट्स इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ रखा गया ये मुझे नहीं पता। सबसे लो लेवल डेटा है। ये क्या है? ये क्या है? ये है फिजिकल स्टोरेज। ये क्या है? फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। और ये कौन डिसाइड करता है? ये वो डिसाइड करेगा जिसका सर्वर है, कि इनको कितना सर्वर देना है, कितना स्पेस देना है, कौन सी डिस्क होगी, कौन सा ड्राइव होगा, डेटा कैसे रखा जाएगा। सबसे लो लेवल है। ठीक है। तो ये वाला लेवल किसका है? यूजर्स का है, नॉर्मल यूजर्स जो हमारी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। ये वाला किसका है? जहाँ पे लॉजिक्स तैयार किए जाते हैं, जहाँ कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं, ये डेवलपर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। और डेवलपर्स डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये किसका है? ये फिजिकल स्कीमा किसका है? ये जो है ये डेटाबेस का मेन, फिजिकली वो डेटाबेस कहाँ रखा गया है, एक्चुअली हमारा डेटाबेस कहाँ रखा गया है, वो तो सर्वर पे रखा गया है। वो सर्वर कहीं भी हो सकता है। और इसको जो इसका रियल डिस्क, ड्राइव, स्टोरेज, लोकेशन है, वो सब किसको पता है? वो सर्वर वालों को पता है, जिससे आपने सर्वर लिया है, आपको नहीं पता। सो दिस इज द, यहाँ पे कई चीज़ें आपको क्लियर होंगी। क्या? स्कीमा, टेबल का स्कीमा क्या होता है, और सब स्कीमा क्या होता है। सब स्कीमा मतलब एक टेबल का स्कीमा है, उसी में से कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को निकाल के आप यूजर को दिखा रहे हैं, दिस इज सब स्कीमा। दूसरा लेबल्स,
लेबल्स, डेटा लेबल्स क्या होते हैं? लॉजिकल लेबल, फिजिकल लेबल, व्यू लेबल, ये सब। एंड स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, ये सब क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो पाएगा। सो ये टॉपिक डेटा एब्स्ट्रैक्शन और व्यू लेबल, जो व्यू लेबल है आपका, जितने तरीके से डेटा को देखा जा सकता है वो ये है। ओके, तो अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि 3 लेबल में हमारा डेटा होता है। लेबल का मतलब है कि हर एक यूज़र का अपना अपना लेबल है कि आप यहाँ पे हैं, आप बस ये देख सकते हैं, आप यहाँ पे हैं, आप ये देख सकते हैं, और आप जो है लो लेवल पे हैं, आप डेटाबेस का एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज देख सकते हैं। ये हो गया लेबल, जो कि जिसमें मैंने बताया एक्सटर्नल लेबल, कॉन्सेप्चुअल लेबल, फिजिकल लेबल। इसको एक और नाम से जानते हैं, फिजिकल लेबल, लॉजिकल लेबल, व्यू लेबल। कहीं पे भी आपको ये चीज़ें पूछे, आप इसी को डिस्क्राइब करेंगे और आप इसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस। इसी में आपको ये टॉपिक भी देखने को मिलेगा, डेटा इंडिपेंडेंस। देखिए, डेटा से मतलब है कि जो हमारा डेटाबेस रखा गया है, जो हमारे पास डेटा है उससे, और इंडिपेंडेंस से क्या मतलब है कि वो स्वतंत्र है। ओके, इसका क्या मतलब है? जो डेटा इंडिपेंडेंस है उसका मतलब ये है, ये 2 तरीके से परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझें, फर्स्ट इसका लेबल है लॉजिकल लेबल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल लेबल डेटा इंडिपेंडेंस, और दूसरा इंडिपेंडेंस आप देख लीजिएगा, लॉजिकल लेबल, एंड दूसरा है फिजिकल लेबल। फिजिकल लेबल, लॉजिकल लेबल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल लेबल डेटा इंडिपेंडेंस। अब देखिए क्या है, लॉजिकल लेबल डेटा इंडिपेंडेंस की पहले हम बात करते हैं, वो इन दोनों के बीच आता है। किसके बीच? ये कौन है? ये अभी मैंने आपको बताया, ये कौन है? ये क्लाइंट्स हैं। ये कौन है? ये डेवलपर्स हैं। अगर डेवलपर ने अपने डेटाबेस में कुछ चेंज कर दिया, अगर डेवलपर ने, जिसने डेटाबेस बनाया है, उसने डेटाबेस में कोई भी चेंज कर दिया, जैसे मान लीजिए कि पहले हमारा टेबल जो था उसमें कितने फील्ड्स थे? 4 फील्ड्स थे। कितने कॉलम्स थे? 4 कॉलम्स थे। हमने एक और बढ़ा दिया, 5वां बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कोई भी चेंज हुआ, यहाँ पे कोई भी चेंज हुआ, ये चेंज यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर एक लेबल पे हुआ चेंज किसी दूसरे लेबल को बिना अफेक्ट किए अप्लाई हो जाता है, इसी को कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल लेबल डेटा इंडिपेंडेंस इन दोनों के बीच आता है। डेवलपर ने कोई चेंज किया, लेकिन यूजर को जो दिख रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसको पता नहीं चला कि इस टेबल में क्या चेंज हुआ, क्या बदला, बिना कुछ उसको पता चले डेवलपर यहाँ पे चेंज कर चुका। इसको हम कहेंगे, ये जो हमारा लेबल है ये कौन सा डेटा इंडिपेंडेंस है? ये लॉजिकल लेबल डेटा इंडिपेंडेंस है, जो किसके बीच आएगा? इन दोनों के बीच आएगा। ठीक है। दूसरा जो डेटा इंडिपेंडेंस है दैट इज फिजिकल लेबल डेटा इंडिपेंडेंस, यहां पे आएगा फिजिकल लेबल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच। अब अभी मैंने आपको क्या बताया? हमने बताया अगर कोई ये यहाँ पे कौन बैठा है? ये सर्वर है। सर्वर में मान लीजिए डिस्क बढ़ाई गई, लोकेशन बदल दिया गया, कोई भी ऐसी चेंजेस सर्वर में जो बैठा है उसने कर दिया, लेकिन ये कौन है? डेवलपर को पता नहीं चला। डेवलपर ने जो टेबल बनाया था, जो रिकॉर्ड इसमें स्टोर किया था, वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन आपके डेटाबेस का लोकेशन बदल गया। उसकी ड्राइव में पहले 2 GB था, 4 GB हो गया, लेकिन डेवलपर को बिना अफेक्ट किए। मतलब अगर कोई चेंज फिजिकल लेवल पे किया जाए पर कॉन्सेप्चुअल लेवल, लॉजिकल लेवल पे कोई इफेक्ट ना करे, दैट इज फिजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस। यहाँ इस लेवल पे डेटा इंडिपेंडेंट है, कोई चेंज करिए अदर जगहों पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लॉजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस, यहाँ पे भी डेटा इंडिपेंडेंट है। डेवलपर ने कोई अपने टेबल में चेंज कर दिया, यूजर को कोई चेंज पता नहीं चलेगा। दिस इज डेटा इंडिपेंडेंस। एक ही फिगर में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। इसके बाद आप पढ़ेंगे 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा? 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। ये क्या बताता है?
ये कहता है कि DBMS, इसका मतलब है कि एक डेटाबेस जो बनाया गया है, एक डेटाबेस के अंदर देखिए क्या होता है, जब भी हम डेटाबेस की बात करें ना, इसका मतलब है टेबल्स। डेटाबेस के अंदर क्या होगा, टेबल्स होंगे, एक नहीं दो नहीं, मेनी टेबल्स होंगे, मेनी टेबल्स होंगे, बहुत सारे टेबल्स होंगे। और उन टेबल्स के अंदर क्या होगा, डेटा रखा गया होगा, अलग अलग तरीके का डेटा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका नेम रोल नंबर चाहिए, उनका डेटा एक जगह, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके कुछ डिटेल्स हैं, उनका डेटा एक टेबल में। तो एक डेटाबेस के अंदर टेबल्स होगा। अब हम बात कर रहे हैं एक डेटाबेस की, मतलब बहुत सारे टेबल्स की, तो हम कह रहे हैं कि इसका लेबल 3 टायर आर्किटेक्चर, मतलब इसका सिंपल सा ये है कि एक डेटाबेस को कितने तरीके से एक यूज़र एक्सेस कर सकता है, ये बताता है टायर। इसमें 3 टायर्स आते हैं, कौन से, इसका मतलब है फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर या 1 टायर आर्किटेक्चर, आप इसको कह सकते हो 1 टायर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है 2 टायर आर्किटेक्चर एंड नेक्स्ट है 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर का मतलब है 3 लेवल्स। ओके, सो देखिए सबसे फर्स्ट क्या होता है, मैं इसको समझाती हूँ 3 टायर्स को, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, एक क्लाइंट मान लीजिए टेकपाइल की वेबसाइट है, आप बीइंग अ यूज़र, आप टेकपाइल की वेबसाइट पे आए, आपने एक फॉर्म भरना चाहा, बीच में क्या लगाए गए हैं, कुछ लॉजिक्स लगाए गए हैं। आप टेकपाइल की वेबसाइट पे आए, आपका मतलब कोई भी जैसे एक राम नाम का स्टूडेंट टेकपाइल की वेबसाइट पे आया, उसने एक फॉर्म भरा, बीच में क्या मिलेगा, जब वो फॉर्म भर के सबमिट करेगा तो बीच में क्या मिलेगा, बीच में मिलेगा एक रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट, क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, किसको, सर्वर को। ओके, बीच में एक और चीज मिलेगा, क्या, लॉजिक्स, क्लाइंट सर्वर लॉजिक्स, मतलब हमने लॉजिक लगा रखा है, डेवलपर्स ने लॉजिक लगा रखा है कि देखो भाई, जब भी इस फॉर्म के बटन पे क्लिक किया जाएगा, हमें इस फॉर्म के डेटा को इस टेबल में स्टोर कराना है, और वो टेबल कहाँ रखा गया है, वो रखा गया है डेटाबेस में। इस तरीके से ये किस पे काम करता है, ये काम करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे। एक क्लाइंट किसी वेबसाइट पे आया, उसने बीच में बना हुआ है आपका सर्वर, उसने सर्वर को क्या किया, रिक्वेस्ट किया, और सर्वर ने उसको वापस रिस्पॉन्स दिया कि भाई देखिए आपका जो डेटा था हमने टेबल में स्टोर कर दिया, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल कॉन्टेक्ट यू बैक सून। तो ये हो गया आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये है 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, 3 टायर का मतलब है जिसमें डेटा सेव होने, डेटाबेस तक आने में 3 लेबल्स बन जाते हैं। सबसे पहले है क्लाइंट्स, ये है कोई वेबसाइट, मान लीजिए वहाँ एक नहीं सैकड़ों क्लाइंट्स जो हैं वो उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 100, बहुत सारे क्लाइंट्स उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। बीच में क्या है, एक सर्वर है, एक एप्लीकेशन सर्वर है, जिस पे कौन काम करता है, जिस पे डेवलपर्स, जिसको आप कह सकते हो बिजनेस लेयर, लॉजिक लेयर, बहुत सारे नाम से जानते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेयर, अभी पिछले वाले में पढ़ाया था, सब एक ही चीज़ें हैं। अब क्लाइंट ने आया, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी आपकी वेबसाइट को, सबसे पहले कौन हिट हुआ, एप्लीकेशन सर्वर कॉल हुआ, उसने देखा अच्छा एक रिक्वेस्ट आई है, ये डेटा है, इस डेटा को हमें यहाँ सेव कराना है, उसके बाद वो डेटा कहाँ जाएगा, आपके डेटाबेस में जाएगा, जिसको हम कई नाम से जानते हैं। लेयर्स की अगर आप बात करें तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर या व्यू लेबल, जहाँ पे डेटा दिख रहा हो, ये इंटरफेस क्लाइंट्स को जो दिख रहा हो। उसके बाद आता है बिजनेस लेयर, और इसको कहते हैं डेटा लेयर, जहाँ पे एक्चुअली डेटा आपका सेव हुआ है। ठीक है, मेनी क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस, कैन सेव data to the database, can retrieve data from the database. This is the 3 tier architecture. Okay, अब देखिए है क्या, बीच में एक एप्लीकेशन सर्वर है, एक लॉजिक लगा दिया गया है जिसके थ्रू बहुत सारे क्लाइंट्स अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करा पा रहे हैं। ये है 2 टायर। 2 टायर का मतलब क्या है,
जैसे ये इसका एग्जांपल अगर हम बताएं तो नॉर्मली कोई भी वेबसाइट जो आप एक्सेस करते हैं, जैसे techpile.in, ये वेबसाइट बहुत सारे हमारे यूजर्स हैं जो आते हैं, अपना रिकॉर्ड फिल करते हैं, बहुत सारे अपने डेटास देखते हैं और ऐसे हमारा डेटा फ्लो होता है। एक है ये। अब इसका 2 टायर आर्किटेक्चर का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे हम लोग बैंक्स में जाते हैं, हम लोग अलग अलग बैंक्स में जाते हैं और वहाँ पे हम कोई प्रोसेसिंग करते हैं, कोई भी, जैसे हमें पैसा सपोज विथड्रॉ कराना है या हमें क्या करना है, अपना बैलेंस इंक्वायरी कराना है, बैलेंस इंक्वायरी कराना है। अब देखिए वहाँ पे हम यूज़र्स हैं, एक बैंक के सैकड़ों यूज़र्स हैं, हज़ारों यूज़र्स हैं, लेकिन आप बैंक में जाते हो तो क्या खुद से वेबसाइट ओपन करके और अपनी डिटेल्स देख लेते हो? नहीं, वहाँ पे आपको जो भी काम करना है, वहाँ के जो क्लाइंट्स हैं, मतलब जो बैंक के अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास एक्सेस है, वो लैपटॉप में देखेंगे, डायरेक्ट वो डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। वो डेटाबेस को उन्होंने ओपन किया, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने आपका रिकॉर्ड सर्च किया, उन्हें जो डेटा मिला आपको उन्होंने बता दिया। ये है 2 टायर, जहाँ पे बीच में कोई वेबसाइट या कोई ऐसी चीज़ नहीं आती, डायरेक्टली अ क्लाइंट कैन एक्सेस टू द डेटाबेस। ओके, अब उस टाइम पे ये जो हमने क्लाइंट लिखा है, ये कौन है, ये बैंक के यूजर्स हैं, जो कि अभी बहुत लिमिटेड नंबर्स में, बैंक के एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, बहुत कम होंगे। इसमें दिक्कत क्या आती है कि जैसे फर्स्ट जो इसमें प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है स्केलेबिलिटी। कौन सी प्रॉब्लम आती है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब आपके यूजर्स बहुत सारे बढ़ गए, जैसे जब एक बैंक के यूजर्स बहुत सारे बढ़ गए, उस टाइम पे बैंक के एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होने लगेगी कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा उतनी जल्दी वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बहुत सर्च करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। या हो सकता है कि हर यूज़र को प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिले, आप जाएँ, पहले से 2 लोगों का काम हो रहा है, आपका नहीं होगा, लेट होगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है स्केलेबिलिटी। जो इसमें अच्छी बात है वो क्या है, वो है ईजी मेंटेनेंस। ईजी मेंटेनेंस, यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा लोगों का एक्सेस है, ना बहुत, सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र, जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑथराइज्ड हैं, वही डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से डेटा निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, लेकिन बहुत सारे, क्योंकि बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, डेटाबेस एक ही होगा। यहाँ पे बहुत सारे मेनी नंबर ऑफ क्लाइंट्स हो सकते हैं जो डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू अ एप्लीकेशन सर्वर, थ्रू अ बिजनेस लॉजिक। बीच में एक लॉजिकल लेवल आएगा। एक है 1 टायर। ये 1 टायर का क्या मतलब है, एक ही सिस्टम के अंदर डेटाबेस। इसका एग्जांपल जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि क्या है, आपका एक सिस्टम है, आपका एक जो है आपका क्या है, ये आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है, इसी में आपका वर्ड एक इंस्टॉल है, आपने कोई फाइल लिखी, कुछ सेव करा, आप भी तो डेटा सेव करा रहे हैं, वो डेटा डायरेक्टली, जो डेटा सेव हो रहा है फाइल के फॉर्मेट में, फोल्डर के फॉर्मेट में, वो डायरेक्टली आपकी इस लैपटॉप में सेव होता जा रहा है और आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको आसानी से देख पा रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने जो अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेटा सेव किए हैं, जो ओपन किए हैं, जो रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, वो कोई और सिस्टम उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ये 1 टायर, अ सिंगल सिस्टम विद इन अ सिंगल डेटाबेस, सॉरी, अ सिंगल डेटाबेस विद इन अ सिंगल सिस्टम। यहाँ पे अ सिंगल यूजर कैन एक्सेस दिस। ये क्या है, छोटा फॉर्मेट है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ये भी एक डेटाबेस है, ये भी एक डेटाबेस है, ये भी एक डेटाबेस है, लेकिन एक्सेस करने के तरीके अलग हैं। यहाँ पे डेटाबेस हमारा फिजिकल लेवल पे, जैसे मैंने अभी पहले बताया, सर्वर हमारा कहीं और दूसरे जगह पे रखा गया है, फिर हमें जो हम डेवलपर्स हैं वो हमें एक टेबल के फॉर्मेट में दिख रहा है, उसको बस हम ही डेवलपर्स देख सकते हैं, फिर हम अपने उस टेबल में से कुछ डेटा निकाल के अपने क्लाइंट्स को दिखा रहे हैं, कई लेवल में हो गया। यहाँ डायरेक्ट डेटाबेस है, इसको बैंक के क्लाइंट्स से बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, ये हो गया एक सिंगल। लेकिन यहाँ पे कौन है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे कितने क्लाइंट्स हैं, बस एक ही क्लाइंट है, एक सिंगल डेटाबेस है, उसको एक्सेस कर रहा है, उस पर काम कर रहा है। हर जगह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। इसका मतलब रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, आपने एक फाइल पे क्लिक किया, आपने उसके लिए रिक्वेस्ट किया, फाइल ओपन होके आई, ये है आपका रिस्पांस। सो हर जगह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, एक क्लाइंट है, एक सर्वर है जहाँ पे डेटाबेस को डेटा को स्टोर किया गया है, उसने रिक्वेस्ट भेजी, आपको सर्वर के थ्रू रिस्पांस मिला, दिस इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, इस तरीके
से, इतने सारे तरीके से आप डेटा को रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। लेकिन आजकल जो ज़्यादातर वेबसाइट्स फॉलो करती हैं वो कौन सा आर्किटेक्चर होता है? वो 3 टायर आर्किटेक्चर होता है, जहाँ पे बीच में एक बिजनेस लेयर आ जाता है, डेवलपर्स आ जाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और सर्वर पे डाल देते हैं। वहाँ से क्या होता है, हजारों क्लाइंट एक साथ डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, अपना अपना टास्क कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं। किसी एक का ट्रांजेक्शन किसी दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, आराम से हो रहा है। दिस इज द 3 टायर आर्किटेक्चर एंड दिस इज द 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, 3 लेबल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। और वहाँ पे भी सेम है, जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो कौन सा है? व्यू लेबल है। जो बिजनेस लेयर है वो कौन सा है? वो है आपका कॉन्सेप्चुअल लेबल, लॉजिकल लेबल। और ये जो है आपका डेटाबेस, ये कौन सा है? फिजिकल लेबल है, लो लेवल है। सो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है डेटाबेस लैंग्वेजेस, और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। सारी चीज़ें हमने आपको अच्छे तरीके से समझाई। आप वीडियो देखिए, पूरा देखिए कंप्लीट, और आप चीज़ों को समझिए। साथ ही साथ अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने MCQs पॉसिबल होंगे सब हम आपको बताएंगे। साथ ही इसमें हमने आपको इतना विस्तृत बताया है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा, लेबल्स के और व्यूज़ के और स्कीमा और सब स्कीमा के। नेक्स्ट है डेटाबेस लैंग्वेजेस। देखिए, लैंग्वेजेस जहाँ पे भी आता है इसका मतलब होता है एक मीडियम जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सके किसी से। जैसे हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, हम दूसरे से अगर कम्युनिकेट करना हो तो हम क्या करेंगे? इनमें से किसी एक का यूज़ करेंगे। वैसे ही डेटाबेस का भी अपना कुछ लैंग्वेज है भाई। अगर आपको डेटाबेस में कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, जैसे डेटाबेस क्या है? टेबल है। अब देखो टेबल में क्या क्या हो सकता है, टेबल में क्या क्या हो सकता है? मैंने बोला सबसे पहले तो स्कीमा बना लो, है ना। स्कीमा मतलब सीरियल नंबर, नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर, एज, जो जो स्टोर करना है, स्कीमा बन गया। फिर रिकॉर्ड बना लो, मतलब यहाँ कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करा लो, किसी एक को डिलीट कर दो, किसी एक की वैल्यू चेंज कर दो, 2 हटा के यहाँ 5 कर दो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि डेटाबेस के टेबल में हमें ज़रूरत हो कि हमें ये टास्क करना है, नहीं ये टास्क करना है, नहीं। उसके लिए डेटाबेस ने अपनी लैंग्वेज बनाई है कि जब भी आपको हमारे अंदर स्टोर वैल्यूज़ पे या हमारे स्टोरेज में स्टोर वैल्यू से कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो, आप इसी लैंग्वेज में बात करेंगे। और उसको हमने कई अलग अलग पार्ट्स में बांट दिए हैं उसके वर्किंग के आधार पे। अब डेटाबेस लैंग्वेजेस में आता है क्या? डेटाबेस लैंग्वेज में आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है MySQL या SQL, ये उसका लैंग्वेज है। ये कुछ हमें क्या देता है? क्वेरीज देता है। डेटाबेस लैंग्वेज में हमें क्या देता है? एक स्ट्रक्चर फॉर्म देता है। जैसे हमारे आम लैंग्वेज में भी एक स्ट्रक्चर्ड वे है। मुझे पूछना है कि कहाँ जा रहे हो आप, तो मैं उसको एक अच्छे तरीके से पूछूंगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये तरीका है। मैं कुछ भी अगर ऐसे बोल दूंगी आप नहीं समझ पाएंगे कि मैंने क्या पूछा। तो यहाँ पे भी एक क्वेरी है, स्ट्रक्चर्ड तरीका है कि जब भी आपको डेटाबेस से कुछ भी लिखना हो, कुछ इंसर्ट कराना हो, कुछ अपडेट करना हो, तो आप क्या करेंगे? इसी तरीके से कोड लिखेंगे, इसी तरीके से क्वेरी लिखेंगे। तो उसका एक स्ट्रक्चर्ड वे है जिस तरीके से हम इससे बात करते हैं। किससे? डेटाबेस से बात करते हैं। डेटाबेस में कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं। इसको हमने 4 अलग अलग तरीके में बांटा है जो कि हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट है DDL, जिसका पूरा नाम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है DML, नेक्स्ट है DCL और चौथा है TCL। नाम क्या है इसका? नेम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और ये पूरा इसके अंदर जितनी क्वेरीज आती हैं उसमें क्या होता है, कैसे लिखते हैं, क्या टास्क परफॉर्म करता है, सारी चीज़ें आपको आगे MySQL एंड SQL वाले चैप्टर में पढ़ने को भी मिलेगा। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि किस नाम के अंदर, किस टाइप के अंदर कौन कौन सी क्वेरीज आती हैं। तो DDL का फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऐसे ही DCL का फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल और लैंग्वेज, तो आप जानते ही हैं। TCL का फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन कंट्रोल। क्या नाम है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और इसके अंदर कौन कौन सी क्वेरीज आती हैं वो आपको पढ़ना है। तो DDL के अंदर जैसा मैंने बताया ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बहुत सारी
स्ट्रक्चर्ड तरीके, पहले से बने बनाए तरीके आपको प्रोवाइड करता है। देखो भाई, आपको टेबल में कुछ इंसर्ट करना है, आप ऐसे लिखिएगा। आपको टेबल से कुछ निकालना है, कोई व्यू निकालना है, कोई सब स्कीमा बनानी है, आप ऐसे लिखिएगा। ये सारे तरीके जो हैं वो DDL, DML, DCL, TCL में आते हैं। तो DDL में जो सबसे फर्स्ट कमांड आता है वो है क्रिएट कमांड, या कह सकते हो क्रिएट क्वेरी। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं अल्टर। थर्ड जो हमारा कमांड है इसको हम कहते हैं ड्रॉप कमांड। फोर्थ जो हमारा कमांड है इसको हम कहते हैं ट्रंकेट कमांड। ओके, 4 कमांड्स किसके अंदर आते हैं? DDL के अंदर। ये एक कैटेगरी है, सिर्फ क्या है, ये एक कैटेगरी है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, C में आपने पढ़ा होगा, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है प्लस माइनस। ये हमें पढ़ना प्लस माइनस यही है, लेकिन हम उसका नाम, उसकी कैटेगरी पढ़ते हैं कि वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। वैसे आपको यहाँ पे भी क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट ही पढ़ना है, लेकिन ये जानना होगा कि ये DDL कैटेगरी के अंदर आता है। ऐसे DML में जो फर्स्ट क्वेरी आती है दैट इज इंसर्ट कमांड। सेकंड जो है दैट इज अपडेट कमांड। थर्ड जो क्वेरी आती है वो है डिलीट कमांड। और चौथी जो क्वेरी है वो है सेलेक्ट, डेटाबेस से कुछ सेलेक्ट करना। DCL के अंदर जो आपकी फर्स्ट क्वेरी आती है वो होती है ग्रांट। सेकंड जो है वो है रीबुक। इसके अंदर एक और आप पढ़ सकते हैं जिसको आप कभी कभी DDL के अंदर भी देखेंगे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो है रीनेम। TCL के अंदर कुछ कमांड्स आते हैं जो कि हैं कमिट, दूसरा है रोल बैक। अब देखिए, अभी आपने बस इसका नाम पढ़ा, इसकी कैटेगरी पढ़ी, इसमें और भी कुछ हैं, सेट ट्रांजैक्शन या सेव पॉइंट, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ कमांड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जिसका यूज़, जिसको लिखने का तरीका, जिसकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन डेटाबेस लैंग्वेजेस में यही 4 कैटेगरीज और इसके अंदर ये कमांड्स आते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि रीबुक किस कैटेगरी के अंदर है, किस टाइप का लैंग्वेज है, तो आप कहोगे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। आई थिंक आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। अगर क्लियर हुए हों तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए वो भी आप देख सकें। और आप जुड़ के देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी क्लासेस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, C प्रोग्रामिंग, फिजिक्स एंड मैथ्स एंड जावा, एडवांस जावा, एंड्रॉइड, डेटाबेस, DBMS की बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, जिससे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलने वाली हैं। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा MySQL SQL का, ये इसका पूरा एक चैप्टर है जिसको बहुत विस्तृत वे में अभी आपको पढ़ना है, तो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ ये था कि डेटाबेस लैंग्वेजेस में कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमने आपको पढ़ा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी कनेक्टिंग, थैंक यू।